Yes, students, good morning, all of you. So, students, today we are going to start the new chapter, chapter number first, solid state. Chapter 1, solid state. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चैप्टर में हमको सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करना है. एज यू नो दैट देर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अबाउट द गैसेस स्टेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11th, चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर. वहाँ पे हमने गैस के बारे में पूरा डिस्कस करा हुआ है, ठीक है ना. फिर हमने वहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड का कंसेप्ट भी आता है, बहुत थोड़ा सा लिक्विड का पार्ट आता है, वो भी हमने डिस्कस करा था वहाँ पर. और 12th क्लास में लिक्विड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशन. सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड स्टेट. अब यहाँ पर डिस्कस करना है सॉलिड स्टेट के बारे में. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, और वी कैन से दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट की हमको प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है. देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है, आप क्लास 9th में ये सब चीज़ें पढ़ के आए हैं सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. जैसे कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम फिक्स शेप होती है. उसकी शेप को ये नहीं है कि जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ले लेगी, ठीक है ना. और मास भी फिक्स्ड होता है, एक बार जो हमने उसका मास ले लिया वही मास उसका रहेगा. नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज़ वेरी लेस इन कंपेरिजन टू द लिक्विड एंड गैस. लिक्विड और गैसेस के कंपेरेटिवली इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस. लिक्विड और गैस के कंपेरेटिवली इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हाई होती है. नेक्स्ट, दे आर नेग्लिजिबली कंप्रेस्ड, मतलब कि ना के बराबर ही कंप्रेस्ड होते हैं. ये कंप्रेस होते ही नहीं है, ठीक है ना. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट ओनली एट द वन पोजीशन. अपनी पोजीशन पर क्या करते रहते हैं, वो वाइब्रेट कर सकते हैं. लिक्विड और गैस में क्या टेंडेंसी है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं. लेकिन the solid particles cannot move from one place to another. They can only oscillate, or we can say that vibrate only at a one position. One position पे ही वो वहाँ पे vibrate करते रहते हैं. तो basically ये कुछ characteristics थी solid state की, ठीक है ना. तो यहाँ पर आगे हमको डिस्कस करना है. हमने जो solids को basically classify करा है 2 parts में, amorphous and the crystalline solid. There are the 2 types of solid, amorphous and crystalline solid. आप लोग NCERT ओपन करेंगे, चैप्टर पेज नंबर 3 पे आपको एक टेबल नज़र आएगा जिसके बीच में, जिस पे हमने क्या कर रखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड. यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिकली यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस करा हुआ है किसके बीच में, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफ्रेंशिएट करा हुआ है. तो आपसे एग्जाम में डिफ्रेंशिएट भी पूछ सकते हैं. तो बेसिकली अगर हमको ये अगर पूरा टेबल अगर समझ आ जाता है तो हमको सारी बातें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं पूरे 2 पेजेस पे, वो हमको सारी क्लियर हो जाती है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक तरह से किसके बीच में, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है ना. तो चलिए ध्यान से देखेंगे आप, मैं क्या करके बोल रहा हूँ बच्चों, आप लोगों के सामने NCERT की बुक ओपन होनी चाहिए. NCERT की बुक ओपन करके रखिए अपने सामने और मेरी बात को सुनते रहें. देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है वो शेप के बेसिस पे आती है. डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योमेट्रिकल शेप. क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है, वेयर एज अमॉर्फस सॉलिड्स हैव इर्रेगुलर शेप. अमॉर्फस सॉलिड्स की इर्रेगुलर शेप होती है और यहाँ पर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की. आप लोग देख सकते हो लेफ्ट पेज पे, यहाँ पर पेज नंबर 2 पर 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, A एंड B. यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, इसमें बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट से हेक्सागन बन रखे हैं, पूरे के पूरे हेक्सागन बन रखे हैं यहाँ पर पूरे क्रिस्टल के अंदर. तो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती हैं, ठीक है ना. आप लोगों ने अगर देखा होगा क्लास 11 में हमने ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट के, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए थे ब्लू कलर के. तो सब क्रिस्टल एक जैसे नज़र आ रहे थे, उनकी शेप एक जैसी थी, ठीक है ना. तो उनकी डेफिनेट शेप होती है, ये नहीं कि किसी की शेप कैसी हो रही है किसी की शेप कैसी हो रही है, क्योंकि प्रॉपर शेप होती है. जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं,
उनकी एक प्रॉपर शेप होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है एटम्स का। तो आपके सामने यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, ए पार्ट आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म दिखा रहा है और बी पार्ट आपको बेसिकली एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। बेसिकली जो ए जो पार्ट है, ए जो आपको दिखा रखा है वो क्रिस्टलाइन है और वो एग्जांपल दे रखा है क्वार्ट्स। क्या एग्जांपल दे रखा है? क्वार्ट्स। क्वार्ट्स। और यहाँ पे कौन सा इसका एग्जांपल दे रखा है? क्वार्ट्स ग्लास, ठीक है ना, क्वार्ट्स ग्लास। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है? शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीटअप करते हैं तो ये एक जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है उस पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे एकदम से पिघल जाएंगे। ये नहीं कि पहले सॉफ्ट होंगे फिर पिघलेंगे, नहीं। जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में वो पहले वो सॉफ्ट होंगे, आफ्टर दैट वो जाकर मेल्ट होंगे। जैसे कि आप ग्लास की बात करते हो, कंच ग्लास, उसको अगर आप हीट करोगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके मेल्टिंग पॉइंट को आने से पहले वो पहले क्या होगा? सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होने के बाद वो मेल्ट होगा, ठीक है ना। बल्कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे जाकर ही बल्कि वो मेल्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसी मेल्टिंग पॉइंट पे जाकर वो एकदम से पिघल जाएंगे। उससे पहले वो सॉफ्ट नहीं होंगे, वो हार्ड ही रहेंगे। जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा एकदम से पिघल जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट एमोर्फस सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। पहले वो ग्रेजुअली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। आफ्टर दैट वो क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं। जैसे कि आप वैक्स देख सकते हो, वैक्स सॉलिड होती है, अगर मैं उसको हीट करूँ पहले वो सॉफ्ट होती है, उसको बेंड भी कर सकते हैं आराम से, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके फिर वो मेल्ट होती है। पहले एक लॉन्ग रेंज टेम्परेचर पे क्या होती है? वो सॉफ्टन होती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी मीन्स कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसको अगर हम कट करते हैं विद अ शार्प एज टूल से, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होता है, जहाँ से भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे वहाँ से उसका बिल्कुल प्लेन सरफेस मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल प्लेन सरफेस। वहीं अगर हम एमोर्फस सॉलिड्स की बात करें, एमोर्फस सॉलिड के केस में हमको वहाँ पर प्लेन सरफेस नहीं मिलता, वहाँ पर हमको मिलेगा बेसिकली इर्रेगुलर सरफेस, रफ सरफेस मिलेगा। जैसे कि आप ग्लास, आप लोगों ने देखा होगा कंच का जो ग्लास होता है, मतलब कि जब फ्रेम्स आप बनवाने जाते हो, फ्रेम के ऊपर ग्लास लगाते हैं तो ग्लास को कट करते हैं, ठीक है ना। तो जब वो ग्लास को कट करते हैं तो जो उसकी एज होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। अगर आप उसके ऊपर हाथ टच करोगे हाथ से तो वहाँ पर उसके ऊपर जब आप हैंड को मूव करोगे तो वहाँ पे आपका हाथ कट जाएगा। क्यों? बिकॉज द न्यूली जनरेटेड सरफेस ऑफ द ग्लास इज इरेगुलर, दैट्स वाई इट विल कट आर स्किन, हमारे स्किन को कट कर देगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हीट ऑफ फ्यूजन। दे हैव डेफिनेट, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। इट मीन्स फ्यूजन मीन्स कि मेल्ट हो जाना, पार्टिकल्स का अलग अलग हो जाना, इनके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट ऑफ फ्यूजन होता है। बट एमोर्फस के केस में एक पर्टिकुलर डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। नेक्स्ट वन इज एनिसोट्रॉपी। मतलब कि यहाँ पर एनिसोट्रॉपिक, मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अब एनिसोट्रॉपिक इन नेचर को समझने के लिए आप लोग के सामने इसी पेज नंबर 3 पर आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, मैं आपको यहाँ पर बना के भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपके सामने वहाँ पर एक अरेंजमेंट बन रहा है। ये बेसिकली मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म को एक अरेंजमेंट बना रहा हूँ। आप देखो एक इसके अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट बन रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर है। क्या है ये? एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। इट मीन्स मैं यहाँ पर सपोज इस डायरेक्शन से कोई भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करता हूँ, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूँ, मैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करता हूँ, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इस डायरेक्शन से, ठीक है ना। और अगर मैं इस डायरेक्शन से कैलकुलेट करता हूँ तो अलग वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस डायरेक्शन से कैलकुलेट करा तो यहाँ पे देखो अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट कैसा आ रहा है आप ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है बेसिकली
पहले सर्कल है, फिर डार्क, ये सर्कल, फिर डार्क सर्कल आ रहा है, ये फिर सर्कल। तो यहाँ पर देखो एक अरेंजमेंट अलग हो गया, अलग डायरेक्शन से गया मैं। जब मैं इस डायरेक्शन से आया तो यहाँ पर सारे एक जैसे एक साइड है और यहाँ पर एक जैसे एक साइड है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट क्या हो रहा है, बेसिकली अलग अलग हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से। दैट्स वाई क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर डिफरेंट व्हेन दे आर कैलकुलेटेड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, दैट्स द वैल्यू कम्स डिफरेंट। अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग वैल्यूज आती हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूँ इधर से तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, इधर से कैलकुलेट करूँगा तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। ऐसे ही अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इधर से कैलकुलेट करता हूँ तो अलग आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इधर से कैलकुलेट करता हूँ तो अलग आएगा। और अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या होते हैं बेसिकली, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इट मीन्स क्योंकि इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, आप देखोगे उसके अंदर तो अरेंजमेंट जो होता है वो इर्रेगुलर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लॉन्ग रेंज तक सेम ऑर्डर चलता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब कि उनका एक अरेंजमेंट जो होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट लॉन्ग, मतलब कि पूरे क्रिस्टल के अंदर बहुत लंबे समय तक चलता है। वहीं अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड पे, वहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, वहाँ पर थोड़े से, मतलब कि अगर हम एक क्रिस्टल को कहीं से अगर एग्जामिन कर रहे हैं, सपोज यहाँ से मैं ये क्रिस्टल है कोई भी, मैं इसको एग्जामिन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से एग्जामिन करा तो उसका कुछ अरेंजमेंट आया, अगर यहीं से उसका थोड़ा सा आगे चल के मैंने उसको एग्जामिन करा तो उसका अरेंजमेंट बदल जाएगा। बट अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूँ तो लगभग पूरे क्रिस्टल के अंदर एक सेम अरेंजमेंट मिलेगा। अगर मैं बहुत बड़ा क्रिस्टल ले लूँ तो मैं उसके अंदर देखूंगा तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक मेरे को सेम अरेंजमेंट मिलेगा, थोड़ा सा आगे जाके फिर मेरे को थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट मिल सकता है, अदरवाइज पूरा लॉन्ग रेंज ऑर्डर मेरे को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर और ये होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने की वजह से ऐसा लगता है कि सब जगह से एक जैसे हैं। किसी भी डायरेक्शन से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह एक जैसा होता है। क्योंकि यहाँ पर तो देखो अलग अलग डायरेक्शन से जब मेजर करते हैं तो अलग अलग वैल्यू आएगी प्रॉपर्टी की। बट अगर हम इसके अंदर बात करें, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 2 पर जो बी पार्ट आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, वहाँ पर हर जगह से ऐसा लग रहा है कि एक ही जैसी प्रॉपर्टी, मतलब कि एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, तो हर डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करोगे अलग अलग डायरेक्शन से तो वैल्यू सेम आएंगी। तो ये होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये डिफरेंशिएट समझ आया होगा। आप एनसीईआरटी से इसको रीड करें, पेज नंबर 1 और 2 आपका होमवर्क है। इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, कैरेक्टरिस्टिक दे रखी हैं, फिर आपको यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में डिस्कस करा हुआ है। तो कल हम यहाँ पर आगे फर्दर इसको और आगे डिटेल में जाएंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।